नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों आज है 22 मार्च और 22 मार्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों राम प्रसाद यादव ये 3rd नंबर के नेपाल के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं हाल ही में। ये क्या है दोस्तों? ये नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। और रामचंद्र पौडेल ये दोस्तों राष्ट्रपति हैं। और इनको राष्ट्रपति दोस्तों किसके स्थान पर बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था विद्या देवी भंडारी के स्थान पर। और शिव शंकरी को दोस्तों यहाँ पर 32वां जो सरस्वती सम्मान है वो अभी मिला है दोस्तों हाल ही में, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दोस्तों किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो वो सम्मान दिया गया था दोस्तों सूर्यवंशम के लिए। दोस्तों किताब का दोस्तों क्या नाम था? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम बुक के लिए दोस्तों शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। तो यहाँ पर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष और एमडी किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ललित कुमार गुप्ता को। ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और एमडी बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1970 में। और ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है दोस्तों, ठीक है। तो याद रहेगा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हेड अध्यक्ष कौन दोस्तों नियुक्त किए गए? ललित कुमार गुप्ता। यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं दोस्तों जो पूर्व में किए जा चुके हैं और लेटेस्ट भी हैं। जैसे कि TCS के जो CEO बनाए गए थे वो के कृतिवासन, LIC के प्रबंध निदेशक दोस्तों तबलेश पांडे, सी चेंजेस क्लाइमेट ये दोस्तों यहाँ पर राजदूत बनाए गए श्रेया घोड़ावत को बनाया गया था। टेक महिंद्रा ने MD और CEO दोस्तों मोहित जोशी को नियुक्त किया। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इस कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बनाया गया था अरुण सुब्रमण्यम को। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष विष्णु बरुआ को बनाया गया और SSB के महानिदेशक दोस्तों यहाँ पर रश्मि शुक्ला को, SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बनी? रश्मि शुक्ला। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? आनंद नागेश्वरन। और गोदरेज इंडस्ट्रीज के CEO दोस्तों विशाल शर्मा बनाए गए। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक राजेश मल्होत्रा और फिक्की के महासचिव दोस्तों कौन? शैलेश पाठक जी। और गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशक, गुणवत्ता आश्वासन का दोस्तों महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल RS रिंग को। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 163 देशों में अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है आतंकवाद के ऊपर, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है आतंकवाद से उसको सबसे ऊपर रखा गया है और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति बताना है और इस 163 कंट्रीज के एनालिसिस में सबसे जो प्रभावित देश है आतंकवाद को सबसे ज़्यादा जो शिकार हुआ है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। तो इस कैटेगरी में दोस्तों भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक है 13, यानी 13वें नंबर पर भारत का दोस्तों यहाँ पर स्थान आता है। अब यदि बात की जाए कि ये आतंकवाद सूचकांक जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट है ये तैयार कौन करता है? तो ये तैयार करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना दोस्तों, इसके द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को तैयार करता है दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक तो कौन तैयार करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। GTI रिपोर्ट में भारत को आतंकवाद के उच्च प्रभाव वाले देशों में सूचीबद्ध किया गया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भारत का प्रमुख भूमिगत एक नक्सली संगठन है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों
किसको? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को, इस नक्सली संगठन को GTI रिपोर्ट में 12वें सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 12वां सबसे घातक आतंकवादी समूह है, कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्या है? ये एक भारत का भूमिगत नक्सली संगठन है। क्वेश्चन नंबर 3, मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ पर 19 मार्च से 25 मार्च तक मतुआ महामेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों एक मतुआ संप्रदाय पाया जाता है। कौन सा संप्रदाय है? मतुआ संप्रदाय। और इस मतुआ संप्रदाय की दोस्तों जो संस्थापक हैं उनका नाम दोस्तों है, संस्थापक, इस मतुआ संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों, संस्थापक हैं कौन? श्री हरिचंद ठाकुर। नाम क्या है दोस्तों? श्री हरिचंद ठाकुर। और इन्हीं श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती अभी हाल ही में दोस्तों मनाई जा रही है। कौन सी जयंती? 212वीं जयंती। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 19 मार्च से 25 मार्च तक मतुआ महामेला का आयोजन किया जा रहा है। तो बताना ये है कि ये मतुआ महामेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों मतुआ मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मतुआ मेला, पश्चिम बंगाल। यह अवसर मतुआ समुदाय को एक साथ आने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, अपने आध्यात्मिक बुजुर्गों का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में मतुआ संप्रदाय की बड़ी आबादी है। मतुआ संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने की थी। समुदाय के बहुत से लोगों ने अभी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की। बांग्लादेश बनने के बाद उनकी बड़ी आबादी भारत आ गई थी। तो दोस्तों जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसी के चलते वहाँ से एक बड़ी आबादी भारत में रहने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 4, खान पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने और जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के मूल्य पर ध्यान देने के लिए 5वां पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर 5वां पोषण पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही आंसर है। 5वां पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। और इसकी जो थीम है इस बार की, वो थीम है सभी के लिए पोषण। क्या है? सभी के लिए पोषण। सभी के लिए पोषण इसकी इस बार की थीम है। और एक स्वस्थ भारत की ओर, सभी के लिए पोषण, एक स्वस्थ भारत की ओर, ये इसकी इस बार की थीम है। पोषण पखवाड़ा 15 दिनों तक मनाया जाएगा। कितने दिनों तक चलेगा दोस्तों? तो 15 डेज तक यहाँ पर चलने वाला है ये पोषण पखवाड़ा। और सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर सितंबर जो मंथ है उसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नागपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर मुंबई। तो यहाँ पर सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे किया जा रहा है? उदयपुर राजस्थान में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का उद्देश्य विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए स्थायी वित्त जुटाने के लिए प्रासंगिक नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तबलेश पांडे, के कृतिवासन, जी कृष्ण कुमार या विष्णु बरुआ। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम के नए अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर जो दोस्तों दिख रहा है अगला ऑप्शन यानी जो सेकंड नंबर पे वो दिख रहा है तबलेश पांडे। तो ये दोस्तों LIC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और विष्णु बरुआ को दोस्तों यहाँ पर विद्युत नियामक जो आयोग है, कौन सा आयोग दोस्तों? विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग का दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है।
और ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है दोस्तों। कैसा है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। बीपीसीएल दोस्तों एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में इसका स्थान है। जो टॉप फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट होती है उसमें भारत पेट्रोलियम को शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना बीपीसीएल की। कंपनी प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की संयुक्त शोधन क्षमता के साथ भारत में 2 बड़ी रिफाइनरियों का संचालन करती है, एक मुंबई और दूसरी दोस्तों कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पे? केरल। यहाँ पर 2 इसकी रिफाइनरीज हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की सिटी है दोस्तों। जमनालाल बजाज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये मुंबई में है दोस्तों, याद रखना है। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत अकादमी द्वारा 2023 के लिए किसको संगीत कला निधि पुरस्कार, कौन सा दोस्तों? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपको बता दूं दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार ये कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है। कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो ये संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कर्नाटक का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, संगीत कला निधि पुरस्कार। और ये किसको दिया गया है ये यहाँ पर बताना है। सर चेयरफील्ड को ये दोस्तों दिया गया है आर्किटेक्ट पुरस्कार, आर्किटेक्ट अवार्ड दिया गया है दोस्तों। 2023 का जो आर्किटेक्ट अवार्ड है, किस ईयर का? 2023 का। तो वो किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है दोस्तों यहाँ पर सर चेयरफील्ड को। और TR बालमणि या फिर लालगुडी जी जयरामन, तो लालगुडी जी जयरामन दोस्तों यहाँ पर क्या है? लालगुडी जी जयरामन दोस्तों ये यहाँ पर एक वायलिन वादक हैं। क्या है? याद रखना है, एक वायलिन वादक है, वायलिन वादक। और तो संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। और बॉम्बे जयश्री ने दोस्तों किससे यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो ये प्रशिक्षण दोस्तों प्राप्त किया था TR बालमणि से और लालगुडी जी जयरामन से, इन दोनों से। और लालगुडी जयरामन दोस्तों क्या है? वायलिन वादक है। और मैंने बता दिया है कि सर चेयरफील्ड दोस्तों, ये तो आंसर मैंने बता दिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों संगीत अकादमी द्वारा कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं दोस्तों कौन? बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री दोस्तों, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायक है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जयश्री वर्तमान में कर्नाटक संगीतकारों में सबसे अग्रणी हैं। कर्नाटक संगीत के अलावा जयश्री वीणा शास्त्रीय नृत्य, हिंदुस्तानी संगीत में भी प्रशिक्षित है। और लालगुडी जी जयरामन का संबंध किससे है? वायलिन वादक से, यानी वायलिन से है। और यहाँ पर बता दूं कि संगीत के क्षेत्र में तो बॉम्बे श्री को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, लेकिन यहीं पर नृत्य के लिए भी कला निधि पुरस्कार दिया गया, और वो दिया गया है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में विशिष्टता हासिल के लिए। तो जो भरतनाट्यम है दोस्तों, ये भरतनाट्यम यहाँ पर ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और वहीं यदि बात करें कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इन्हीं 2 शास्त्रीय नृत्यों में क्या विशिष्टता हासिल करी है किसने? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी ने। और इसीलिए नरसिम्हाचारी को कर्नाटक का सबसे बेस्ट अवार्ड नृत्य के क्षेत्र में कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कर्नाटक में संगीत कला निधि पुरस्कारों की, तो वो की गई थी 1942 में। याद रखिएगा, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच एक बैठक के बाद जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। G7 की ये कितने नंबर की बैठक है? बताना ये है कि G7 जो समिट है दोस्तों, G7 समिट, तो G7 समिट अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों हिरोशिमा में। कहाँ पे? हिरोशिमा। और हिरोशिमा दोस्तों यहाँ पर जापान की सिटी है। और इसी हिरोशिमा पर अमेरिका ने दोस्तों बम गिरा दिया था, और उस बम का नाम दोस्तों क्या था? परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन। और कब गिराया था? तो वो गिराया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त
को यहाँ पर लिटिल मैन नाम का परमाणु बम गिराया था, जिससे हिरोशिमा शहर बिल्कुल तबाह हो गया था। और इसी हिरोशिमा शहर में G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बताना है कि ये G7 समिट का जो आयोजन हिरोशिमा में किया जा रहा है, ये कितने नंबर की है, ये आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर की, यानी इस बार जो आयोजन इसका किया जा रहा है वो 49वीं नंबर की बैठक है। G7 में टोटल दोस्तों 7 कंट्रीज हैं, और जो 48 नंबर की जो समिट थी, जो 48वीं समिट थी, वो जर्मनी में मनाई गई थी। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जर्मनी। 48वीं जर्मनी में हुई थी, जो कि 2022 में हुई थी, और 49वीं 2023 में हो रही है, जो कि कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में हो रही है। और ये 47 नंबर की बात करें कि 47 नंबर की कहाँ पे हो रही है, ये जो 47वीं बैठक है ये यूके में आयोजित की गई थी, यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्यों का एक तरीके से समूह है, जैसे कि इसमें आता है उत्तरी आयरलैंड, वेल्स आता है, लंदन आता है, और लंदन दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है, यानी इंग्लैंड आता है, और स्कॉटलैंड आता है। तो इन चारों को मिलाकर के यूके बन जाता है। और जो 50वीं बैठक होगी दोस्तों, ये जो दिख रही है 50वीं बैठक, तो 50वीं बैठक दोस्तों होगी इटली में। 50वीं बैठक कहाँ पे होगी? इटली में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 47 नंबर की यूनाइटेड किंगडम, 50 नंबर की इटली में, और 48 नंबर की जर्मनी में, ठीक है। तो यदि मैं एक साथ में यहाँ पर लिख दूँ तो 47 नंबर की कहाँ पे हुई? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में। और 48वीं नंबर की कहाँ पे होगी? कहाँ पे हुई? तो ये हुई जर्मनी में, जो कि, और 49वीं नंबर पे कहाँ पे होगी? हिरोशिमा जापान, हिरोशिमा जापान में होगी। और 50वीं नंबर की कहाँ पे होगी? तो ये होगी इटली में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। G7 में दोस्तों 7 कंट्रीज़ हैं, और इसमें पहला जैसे कनाडा आता है, पहले नंबर पर क्या आता है? कनाडा। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस, और तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे इटली, और 5वें नंबर पे जापान आता है दोस्तों, जापान, और छठे नंबर पे यूके और यूएस। कैसे याद रखोगे? यूके यूएस को एक बार में, और जर्मनी इटली को एक साथ में रखना। तो ये 4 कंट्रीज आपको कभी नहीं भूलोगे, यूके यूएस जर्मनी इटली। अब यहाँ पर बचता कौन है? जापान, फ्रांस और कनाडा। इन तीनों को और याद रख लीजिए, तो 7 कंट्रीज यहाँ पर याद हो जाएंगी। और ये 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन ये बैठकें आमतौर पर प्रत्येक वर्ष के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। और इस बार जो 49वीं समिट हो रही है हिरोशिमा जापान में, उसमें इनवाइटेड गेस्ट कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक आइसलैंड, इंडिया, भारत भी है दोस्तों जो इनवाइटेड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 9, 2022 के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध दोस्तों यहाँ पर नेपाल से है। कहाँ से है? नेपाल से है। याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है। आसिफ शेख जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर यानी विकेट कीपर और बल्लेबाजी से अपना संबंध रखते हैं, इनको क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से इनको नवाजा गया है, और इनका संबंध नेपाल से है। ये जो पुरस्कार है, यह प्रत्येक वर्ष मैरिले बोन क्रिकेट क्लब और यूके द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को दोस्तों 2013 में, कब? 2013 में एमसीसी प्लस बीबीसी, ठीक है, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब और बीबीसी द्वारा पूर्व एमसीसी अध्यक्ष और बीबीसी टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर, उनका नाम क्या था? मार्टिन जेनकिस की याद में मनाया गया था, जो खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए भावुक थे। शेख को पूर्व में उनके कार्यों के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर शेख, जो आसिफ शेख हैं, उनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी मिल चुका है, और ये वाला अवार्ड तो मिला ही है। विशेष ध्यान रखिएगा, इनका संबंध नेपाल से है। बात करें यदि एमसीसी की, तो एमसीसी की दोस्तों यहाँ पर स्थापना जो हुई, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो हुआ था 1787 में, और संस्थापक का नाम है थॉमस लॉर्ड।
और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब की बात करें आईसीसी, तो आईसीसी की स्थापना दोस्तों यहाँ पर आईसीसी की स्थापना बात करें 15 जून 1909, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये डेट पूछी जाती है 15 जून 1909 को। और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं। और सीईओ है जेफ अलार्डिस, सीईओ कौन है? जेफ अलार्डिस। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर कूट में देना है दोस्तों। कथन में यहाँ कथन दिया गया है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम हमारे साथ हमारे लिए नहीं है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण होती है। यह छोटे सिर और चपटे चेहरे की विशेषताओं और ऊपर की ओर तिरछी आंखों जैसी शारीरिक विशेषताओं का कारण बन सकता है। यानी जो डाउन सिंड्रोम की वजह से ये छोटे सिर हो सकते हैं या फिर छोटे चपटे चेहरे की विशेषताएं, ऊपर की ओर तिरछी आंखें जैसी शारीरिक विशेषताओं का कारण बन सकता है। कौन? डाउन सिंड्रोम। तो बताइए इसके कौन कौन से सही आंसर यहाँ पर है कथन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसके सभी के सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या फिर 21 मार्च? 14 मार्च दोस्तों नदियों का संरक्षण दिवस मनाया जाता है, नदियों का संरक्षण दिवस। और 15 मार्च को 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और इस बार टीकाकरण की कोई थीम निश्चित नहीं की गई, टीकाकरण दिवस। तो इसलिए इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। और थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है इसकी थीम, वन और स्वास्थ्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में स्थापित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण, प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 12, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या स्थापित करने के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ में? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पर एक कंपनी है, उसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल स्थापित करने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठानों में। तो कौन करेगी? भारतीय सेना करेगी या फिर भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना या भारतीय जल सेना? तो यहाँ पर ये काम करने वाली है भारतीय सेना। भारतीय सेना अपने सभी प्रतिष्ठानों में बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर काम कर रही है और ये काम एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और प्लस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना किसके साथ में करेगी? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ में करेगी। ये यहाँ पर याद रखना है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ये एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण सहायक कंपनी है। कैसी है? सब्सिडरी है दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण सहायक कंपनी कौन सी है? नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। वर्तमान में इसके पास निर्माणाधीन 3.6 गीगावाट आरआई क्षमता का पोर्टफोलियो है और एनटीपीसी समूह की 2032 तक 60 गीगावाट दोस्तों, कितना? 60 गीगावाट आरआई का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को महत्वाकांक्षी योजना और वर्तमान में इसकी स्थापित आरआई क्षमता दोस्तों कितनी है? 3.2 गीगावाट है। यानी इस समय वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो है 3.2 गीगावाट और 2032 तक 60 गीगावाट आरआई क्षमता, यानी इसकी इतना प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद है। यानी 3.2 से 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कर लेगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी की दोस्तों स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन 4760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ वर्तमान में भारत सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ये एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है गुरदीप सिंह। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बाबा इट्स
एसेंशियल टू बी देयर नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? शहर का नाम क्या है? तो यहाँ पर किस शहर में यहाँ पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में दोस्तों एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है? उस इवेंट का नाम है जेफरी बाबा इट्स एसेंशियल टू बी देयर। तो ये आयोजन किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है? तो आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। प्रदर्शनी नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। यहाँ पर ये जो दोस्तों आयोजन किया जा रहा है ये श्रीलंका के साथ में, किस कंट्री के साथ में? श्रीलंका और भारत, ये जो राजनयिक संबंध है उसके दोस्तों यहाँ पर 75 ईयर कंप्लीट किए गए हैं। और इसी खुशी में दोस्तों यहाँ पर बाबा इट्स एसेंशियल टू बी देयर नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में आईएनएस सुजाता, क्या नाम है? आईएनएस सुजाता 19 से 20 मार्च 2023 तक विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में मापुटो पोर्ट का दौरा किया। और बताना ये है कि मापुटो पोर्ट कहाँ पर है? तो मापुटो पोर्ट दोस्तों यहाँ पर मोजाम्बिक में है। कहाँ पे है? मोजाम्बिक में मापुटो पोर्ट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और ब्रुनई की राजधानी है बंदर सिरी बागवान। बंदर सिरी बागवान। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? कोची में। और आईएनएस सुजाता एक स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है और इस जहाज को 3 नवंबर 1993 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे तटीय और अपतटीय गश्ती निगरानी मिशन, संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी और एस्कॉर्ट कर्तव्यों के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है? इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी है। विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया था, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब था। 1948 के बाद से जो श्रीलंका में इस बार जो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली तो वो सबसे खराब था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। राहत पैकेज से क्या दोस्तों मिलेगा? यहाँ पर सरकारी राजस्व को बढ़ावा देना, राजकोषीय समेकन को प्रोत्साहित करना, ईंधन और बिजली के लिए नए मूल्य निर्धारण, सामाजिक खर्च में वृद्धि, केंद्रीय बैंक स्वायत्तता, समाप्त हो चुके विदेशी भंडार का पुनर्निर्माण करना और 2024 तक सकल घरेलू के 2.3% के प्राथमिक अधिशेष तक पहुंचना। यदि आईएमएफ की बात करी जाए तो आईएमएफ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में और इसके टोटल दोस्तों सदस्य हैं 190। और भारत दिसंबर 1945, स्थापना तो 1944 में हुई लेकिन जो भारत सदस्य बना दोस्तों वो भारत सदस्य बना था दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में 24 सदस्य हैं और एमडी जो है आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा और ये बुल्गारिया देश से हैं और बुल्गारिया की राजधानी है दोस्तों सोफिया, याद रखिएगा, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा स्थापित एक तितली पार्क पूरे देश और बांग्लादेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। ये पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना ये है। तो ये राज्य स्थित है दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पर स्थित है ये राज्य? ये तितली पार्क बनाया गया है त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। त्रिपुरा के सीएम दोस्तों हैं माणिक साहा। माणिक साहा कौन सीएम है? माणिक साहा। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों त्रिशड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये त्रिशड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही दोस्तों तितली पार्क की स्थापना की गई है और ये पूर्वोत्तर राज्यों का दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों का, कहाँ का? पूर्वोत्तर राज्यों का ये तितली पार्क पहला पार्क है और ये कहाँ पे बनाया गया है? त्रिशड़ा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य में। गोमती वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य भी यहीं पर पड़ता है और क्लाउडेड नेशनल पार्क और रोवा वाइल्ड लाइफ नेशनल अभ्यारण्य, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 है। कौन कौन सी? त्रिशड़ा और गोमती और रोवा, ये तीनों कहाँ पे हैं? त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। और क्लाउडेड नेशनल पार्क भी यहीं पर है।
त्रिपुरा की राज्य जो तितली थी वो भी हाल ही में घोषित की गई थी कॉमन वर्ड विंग। कॉमन वर्ड विंग नाम क्या था? कॉमन वर्ड विंग, वर्ड विंग, ठीक है। कॉमन बर्ड विंग को राज्य तितली घोषित किया गया था अभी कुछ दिन पहले ही। और आज की पक्षी है हरा शाही कबूतर, डुकला एनिया भी इसका रासायनिक नाम है। राजकीय पक्षी है अगार, एक्विलारिया मैला केसिस। राजकीय पुष्प है नागेश्वर, मेसुआ फेरिया बोला जाता है। और सीमाएं दोस्तों बांग्लादेश, मिजोरम और असम से टच करती हैं। गवर्नर है सत्य देव नारायण आर्य और सीएम है माणिक साहा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। याद रखिएगा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी हमेशा कवि बनूं गद्य में भी। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 14 मार्च नदियों के संरक्षण का अधिकार दिवस और 21 मार्च को दोस्तों यहाँ पर विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।